नमस्कार दोस्तों। क्या भारत की एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी यानी विदेश नीति भारत में नहीं कहीं और तय होती है? क्या भारत अब आत्मनिर्भर की बजाय निर्भर हो गया है? क्या भारत अब अपने कश्मीर को यानी सिर को खो देगा? और क्या भारत के लिए कोई एक बड़ा संकट, बड़ी मछली, बड़ा भेड़िया, बड़ा कोई भी हिंसक पशु सामने आके खड़ा हो गया है? जी आज ये सवाल है, और ये सवाल इतने गंभीर है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा चिंताजनक है। हमारे बच्चों के लिए क्या होने वाला है, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप याद करिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी भारत में नहीं कहीं और तय हो रही है। शायद यही वजह है कि हम वाजिब स्थितियों से अलग हटके काम कर रहे हैं, और उसमें भारत हित नहीं है, उसमें दूसरे तमाम बड़े देशों के हित समाहित हैं, पूंजीपतियों के संरक्षक देशों के हित समाहित हैं, और भारत के लोग उसमें सिर्फ एक कारिंदा बन के रह जाएंगे, यानी नौकर बन के रह जाएंगे। इस पर मैं एक चीज कहूंगा, एक शब्द है डीप स्टेट। और यह डीप स्टेट क्या है? इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है, लेकिन इसका एक कार्यालय अमेरिका में है, एक जो है दूसरे और तमाम कुछ देशों में है। आज जो इजराइल है उसी के लिए काम करता है, उसी के लिए तमाम और दूसरे काम करते हैं। इसमें इसे कल्ट भी कहते हैं। ये यहूदियों का, जो वो यहूदी जो बहुत कट्टरपंथी थे, उनका स्थान है, और उनका कब्जा आईएमएफ पर भी है, और उनका कब्जा विश्व बैंक पर भी है। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये बैकग्राउंड। अब आता हूं वास्तविक कि राहुल गांधी ने जो ये कहा था, ये डिसाइड कर रहा है डीप स्टेट। और डीप स्टेट वो है जो पूरी दुनिया को चलाता है, जो वर्ल्ड ऑर्डर देता है। भारत इस ऑर्डर को नहीं माना करता, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को समझते थे, तो उन्होंने दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाई और बनाकर दोनों के साथ में समान रिस्पेक्टेड रिलेशन भी रखे, चाहे अमेरिका से हो और चाहे रसिया से हो। जब उन्होंने ये दोनों रखे, 60 के दशक तक चीन से भी उसी तरह के रिश्ते, और इस तरह जो ये रिस्पेक्टिव डिस्टेंस था, इसके कारण क्या होता था, भारत का जहां हित होता था वहां भारत खड़ा होता था, लेकिन जहां भारत का लाभ नहीं होता था वो नहीं खड़ा होता था। जो काम आज अमेरिका करता है कि अमेरिका का जहां लाभ होता है वहां खड़ा होता है, नहीं तो बाकी को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो भारत डिस्ट्रॉय नहीं करता था, भारत खड़ा हो। अब आता हूं, और इसके लिए एक ताकत के रूप में तैयार होने के लिए पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष सम्मेलन बना लिया था। और उस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में जो 125 देश थे, उन 125 देश के मुखिया के तौर पे पंडित नेहरू बन गए। ये उनकी सफलता थी, और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष। यानी आप जान लीजिए, गांधी नेहरू परिवार ऐसे ही महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी बेटी पंडित नेहरू के पीए के रूप में काम करती थी, और उनके सहायक के रूप में वो सारी नीतियां समझती थी। तो यही वजह है कि पंडित नेहरू के जाने के बाद जब उन्होंने संभाला तो बड़ी मजबूती से संभाला, और इन सारे गैंग को एक साथ निपटा, और जो आंतरिक रूप से जो तैयार किए गए उनसे भी इमरजेंसी के जरिए निपटा, जिससे कि भारत के ऊपर खतरा नहीं आया, भले ही सरकार चली। देश
आतंकवाद में खत्म नहीं हुआ, बल्कि आतंकवाद से बच गया, उन्होंने अपनी जान दे दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन आज के जब हम हालात में आपसे बात कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे वजह है। राहुल गांधी ने जो ये बात कही, ये यूं ही नहीं कही। राहुल गांधी ने यह भी संसद में बताया था कि, और आज नहीं बताया, 3 साल पहले बताया था, 3.5 साल पहले। इसके अलावा जो एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी है, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने 1 साल पहले बताया। और जो बातें उन्होंने कही, बार बार वो बताते आए हैं, वो 101% सही साबित हुई। अब राहुल गांधी ने कहा था, यदि पाकिस्तान और चाइना को हमारी नीति रही है, हम इन्हें अलग करके रखते हैं। जब ये अलग करके रहते हैं तो फिर बांग्लादेश भी अलग ही रहता है इन सबसे, और ऐसी स्थिति में हम तीनों को अपने ढंग से डील करते हैं। तो इसलिए कोई एक ताकत नहीं बन जाता। भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों की स्थितियां देखें तो एक चीज पहले तो समझ लीजिए कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो अख्तियार हमारे हाथ में नहीं। तो उस स्थिति में चाइना हमारा पड़ोसी है, वो हमको खाना चाहता है, उसकी विस्तारवादी नीति रही है सदैव से। हमने 60 के दशक में देखा, हमने उसके बाद देखा, लेकिन हमने हर बार उसे मात दी। 1962 के युद्ध में भी हमने उसको 1 इंच जमीन नहीं लेने दी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उसने डोकलाम पर भी कब्जा किया, उसने हमारे लद्दाख पर भी कब्जा किया, और तमाम जगह हमारे लिए समस्याएं खड़ी की। अब इन सब के बाद वो हमारे सैनिकों को भी मारता है, सब कुछ करता है, हम उसके आगे बेबस खड़े होते हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो खुद विदेश सेवा के रहे हैं, जो चीन में राजदूत भी रहे हैं, वो कहते हैं चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उसको कैसे कह सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिले, इतना कभी कोई नहीं मिला। और उसके बाद स्थिति ये होती है, वो चीन का चा बोलने से डरते हैं। चीन हमारे ऊपर कुछ भी करे, वो नहीं बोल पाते। उधर बांग्लादेश में हमारी नीतियां इतनी बिगड़ी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ साथ आ गए, वो चाइना के करीब पहुंच रहा है। उधर चाइना ने नेपाल से करीबी रिश्ते बना लिए, जिसको हम अपने एक प्रकार से अघोषित राज्य की तरह से रखते थे। और उधर श्रीलंका से भी हमारी यही स्थिति थी, हम उसे कभी चाइना के पास नहीं जाने देते थे, अपने करीब रखते थे। और हम सदैव पाकिस्तान और चाइना को लड़ा के रखते थे, यानी उन दोनों को करीब नहीं आने देते। उधर अफगानिस्तान के मामले में हमारी नीति थी तटस्थता की, कि हम आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारे इधर नहीं है। और रसिया से हमारे अच्छे संबंध होते थे। आज जब स्थितियां हैं तो ये इसलिए बता रहा हूं कि जब भारत पाकिस्तान को लेकर के विषय खड़ा हुआ, तो किस बात पे खड़ा हुआ कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारे पहलगाम में हम लोगों पर हमला किया, हमारे लोगों को मार डाला, निर्दोष लोगों को मार डाला। उन्होंने सीज फायर का जो हमारी संधि थी उसको तोड़ा, और सीमा पर इतनी फायरिंग की कि दर्जनों लोग हमारे मर गए। हमारे 2 दर्जन सैनिक मर चुके हैं, अर्धसैनिक बल मर चुके हैं, और हमारे अफसरान मर चुके हैं। अब आप सोचिए हम कितना नुकसान उठा, 2 दर्जन से अधिक, यानी टोटल मिला के 28 पहलगाम में मर गए, 1 शहीद हुआ, 1 विदेशी नागरिक था, बाकी हमारे 26 मर गए। इसके बाद हम राजौरी हो, पुंछ हो, उसके आसपास के जो जिले हैं, उन 4-5 जिलों में जिस तरह से गोलीबारी हो रही, उससे हमारे लोग मर रहे हैं। उधर आप देखिए पंजाब के बॉर्डर पे वो हमारे गांव खाली कराए गए, वहां कई लोग घायल हो चुके हैं। उसी तरह की स्थिति जो हो रही है हमारी राजस्थान में।
तो पहली बात यह कि सीमा पे हमारी स्थिति, रोज हमारे सैनिक, बीएसएफ के जवान और सीआरपीएफ समेत तमाम सारे पुलिस के लोग, ये लोग वहां मर रहे हैं, वो पाकिस्तान की गोली से मर। निश्चित रूप से इसका कड़ा जवाब देने की जरूरत थी। हमारे देश की सेनाओं ने, हमारे देश की पुलिस ने, बीएसएफ ने, सबने, सुरक्षा बलों ने बेहतरीन काम किया, देश की रक्षा की दिशा में काम किया। लेकिन क्या कूटनीति उनके हाथ में थी? क्या विदेश नीति उनके हाथ में थी? क्या पॉलिसी डिसीजन उनके हाथ में थे? नहीं थे। हमने सिर्फ यह कहा कि खुला हाथ दे दिया है, खुली छूट दे दी। वो खुली छूट किसका दे? हम अचानक कह देंगे रुक जाइए तो रुक जाएंगे, हम कहेंगे शुरू हो जाइए शुरू हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता है, एक पॉलिसी तय की जाती। युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। टेबल पर ही सारी चीजें हल होती। लेकिन क्या हमारी विदेश नीति इस स्थिति में रह गई कि हम टेबल पर सॉल्व कर सके? नहीं। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। यदि राहुल गांधी की बात पे चेत जाते तो हमारे यहां पहलगाम में भी लोग नहीं मरते, और उसके पहले जब उन्होंने बोला था वह बात मान ली गई होती तो शायद पुलवामा समेत तमाम सारी आतंकी घटनाओं पे लगाम तो लगता ही। ये होती ना होती अलग विषय, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा किया कि हमें बेइज्जत होना पड़ा और हम आत्मनिर्भर की बजाय निर्भर हो गए अमेरिका पर। उसके आगे हम सरेंडर हो गए, बिछ गए। यही तो अमेरिका चाहता था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई मजबूत देश इतना मजबूत बन जाए कि उसके हिसाब से ना चले। क्योंकि इंदिरा गांधी को उसने देख लिया था, राजीव गांधी को देख लिया था, उसे छाता लेके चलना पड़ता था उनके राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। इंदिरा गांधी इंतजार करा देती थी अमेरिका के राष्ट्रपति को, धमका देती थी। और पंडित नेहरू की तो यह स्थिति थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने परिवार सहित प्लेन तक उन्हें रिसीव करने आता, हर प्रोटोकॉल तोड़ देता था जो अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आप कहेंगे अब इस पे चर्चा क्यों कर रहा हूं? इस पे इसलिए कर रहा हूं कि जब पाकिस्तान और हमारा मसला था, आतंकवाद को लेके मसला था, और अमेरिका बार बार कहता है कि हम आतंकवाद के मामले में बिल्कुल खुलकर सपोर्ट करते हैं, तो फिर अमेरिका आया क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका सालों से पाकिस्तान में ही बैठ के वहीं से वो संचालित करता है कि अफगानिस्तान को कैसे डील करना है, भारत को कैसे डील करना है और चाइना को कैसे डील करना है। तो वो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान उसके हाथ से जाए, इसलिए वो उसके साथ मिलाए हुए था। उधर पाकिस्तान इन दिनों चाइना के बिल्कुल करीब आ गया, इंटेलिजेंस इनपुट आ गया। क्यों 24 घंटे के अंदर एकदम से अमेरिका ने पलटी ली। जब जेडी वेंस ने कहा था इन दोनों का पर्सनल मसला है, ट्रंप ने भी यही कहा था कि इनका सालों से है, हम इसमें क्या करें। क्यों उन्होंने इंटरफेयर किया? क्यों ये अचानक किया गया? सब सक्रियता बढ़ गई क्योंकि चाइना उसी समय में रसिया चला गया और रसिया को समझा दिया कि आपको साथ भारत का नहीं देना, क्योंकि एक भारत मजबूत होगा तो हमारे लिए संकट हो जाएगा, और हमने आपका सदैव बुरे वक्त पे साथ दिया है, आपने हमें दिया है, हम दोनों एक ही विचारधारा के हैं, एक दूसरे के साथ ही रहे। तो यह बात समझिए। और जब यूक्रेन से युद्ध चल रहा है तो चाइना रसिया का साथ देता है, जिसके बूते रसिया दोनों तरफ से मजबूत होता है और नाटो देश हो या अमेरिका हो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, इतने प्रतिबंध के बाद भी नहीं बिगाड़। तो वहां वो खामोशी साध लेता है, वो ना हाँ कहता है ना कहता है भारत के पक्ष में। चाइना लगातार असलहे सप्लाई कर रहा था पाकिस्तान को, और साथ में वो खुलकर उसके साथ खड़े होने की स्थिति में आ गया, जबकि बिजनेस वो भारत से लेता है। सबसे ज्यादा बिजनेस भारत का जो
व्यापार घाटा है सबसे ज्यादा दुनिया में, वो चाइना के साथ। यानी हम घाटा करके भी उसे बिजनेस देते हैं, फिर भी उसकी स्थिति ये थी। क्यों? वो भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहता है, आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाहता। आप हमसे सस्ते में लो माल और यहां पर चलाओ, लेकिन खुद मत मजबूत बनो। राहुल गांधी यही कहते हैं कि भारत में प्रोडक्शन करके मजबूत बनाओ और चाइना को मात दो। चाइना सबसे बड़ा खतरा, लेकिन नहीं समझते। अब एंड मौके पे दिख गया, तो अब लड़ाई यहां से निकल गई, हाथ से निकल गई, और इसीलिए अमेरिका कूदा और उसने रातों रात गेम सेट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, भारत की सरकार झुक के खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान तो पहले ही झुका था। और इसके बाद सीज फायर की बातें करने के बावजूद भी पाकिस्तान उसका उल्लंघन करता है, डरता नहीं। भारत उनके कड़े जवाब देती है सेना, लेकिन वो पॉलिसी तो नहीं तय कर सकती, कूटनीति तो नहीं तय कर सकती, एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी तो नहीं तय कर सकती। वहां वो बेबस हो जाता। अब यहां क्या होता है कि जिस तरीके से अमेरिका डील करता है, तो पाकिस्तान जो सीज फायर होता है वो बगैर किसी शर्त के हुआ है। ना कोई भारत की शर्त है, ना कोई पाकिस्तान की शर्त है। जो भी देश ये कहता है शर्त है, वो झूठ बोलता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने आज तक इसको लेके न कोई ट्वीट किया, न कोई बयान दिया। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रात में अपने राष्ट्र को संबोधित किया और उसमें घोषणा कर दी कि वो पाकिस्तान ने फतह पा ली है, वह जीत गया, और वहां जीत का जश्न मनाया। अब आप सोचिए, दोगली नीति देखिए, ये ट्रंप की दोगली नीति थी। वो पाकिस्तान को पैसा भी दिला रहा है आईएमएफ से, खुद भी पैसा दे रहा है, असलहे भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। इधर चाइना सब कुछ दे रहा है, और भारत सिर्फ लड़ाई के लिए, भारत की भूमि इस्तेमाल हो रही, भारत में आतंकवाद हो रहा है, और ये कर कौन रहा है? पाकिस्तान और उसके। तो उस पर कोई अटैक नहीं। और पाकिस्तान के साथ टर्की खुलकर खड़ा हुआ, अजरबैजान खुल के खड़ा हुआ, भारत के साथ खुल के कौन खड़ा हुआ? कोई नहीं। सिंपैथिक व्यू अप सिर्फ दे देने से तो बात नहीं बनेगी ना। अब ऐसी स्थिति में रास्ता क्या? भारत ने जो सरेंडर किया उसका नतीजा यह हुआ, अमेरिका ने देख लिया दबाया जा सकता है, तो उन्होंने दूसरा पाकिस्तान की इच्छा पूरी कर दी, जो कि हमारा द्विपक्षीय मामला है। कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान का मसला है। कश्मीर हमारा है या उनका है, या कौन सा किसका है, यह हम तय करें। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया और कह दिया कि अब कश्मीर मसला भी हम हल करें, हम मध्यस्थता करके और इसे खत्म करें। तो साहब, यही तो बलराज मधोक चाहते थे, आरएसएस जी के जो थे। जब कश्मीर भारत में मिलाया जा रहा था, तो वो चाहते थे कि जम्मू का क्षेत्र तो भारत में मिले, कश्मीर को छोड़ दी। और जम्मू में जो मुसलमान थे, उन्हें आरएसएस के लोगों ने उस वक्त में हमला करके, हिंदूवादियों ने कश्मीर में ढकेल दिया था। मजबूरी में बहुत सारे लोग गए, तभी बहुत सारे लोग दयनीय स्थितियों में भी। बहरहाल, इन सब के कारण आज तक वह क्लेश है, और वह क्लेश सॉल्व हो, अपने आप हो, उसकी बजाय अमेरिका को कुदवा दिया गया। यानी अब द्विपक्षीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय विषय बना दिया गया, जिससे बचने के लिए हमने सारी कोशिशें की। अब आ जाता हूं कि इससे नुकसान क्या होगा। इससे नुकसान ये होगा कि जनमत संग्रह की भी बात आ जाएगी, इससे बात आ जाएगी कौन सा क्षेत्र कहां पर क्या है, धर्म के आधार पर भी आ जाएगी और आधार पे आ जाएगी। यानी हम अपने कश्मीर को क्या खो देंगे, समस्या खड़ी। और जिस तरह हमने सरेंडर किया, अमेरिका ने दो चीज अपने ट्वीट में लिखी। एक धंधे की बात लिखी, धंधा वो पाकिस्तान से भी करना चाह रहा है, भारत से भी करना चाह रहा है, क्योंकि मार्केट है। और साथ में ये करके वो हमें अपने जाल में फंसा रहा है, जिससे चाइना की तरफ पाकिस्तान न चला जाए और भारत इतना मजबूत ना हो जाए
कि वो चुनौती दे सके। तो अब आप समझ लीजिए हमारे देश की विदेश नीति कौन तय कर रहा है और कैसे कर। जो राहुल गांधी ने कहा था, आज हमें देश को उस मुहाने पे ले आए हैं जो देश के साथ क्राइम है। यही बात उन्होंने संसद में कही थी कि आप देश के साथ क्राइम कर रहे हैं। जी हां, देश के साथ अपराध हुआ है और यह अपराध मोदी सरकार ने किया है, उसकी नीतियों ने किया है। अमेरिका परस्ती में भारत की अस्मिता खत्म करने का काम किया है। देश हमारा है, हम उसे प्यार करते हैं, हमें उसके सम्मान की भी चिंता है, उसके मान की भी चिंता है, उसकी समृद्धि और विकास की भी चिंता है। लेकिन आप सिर्फ अपनी और अपने पूंजीपतियों, अपनी सत्ता के विकास की सोच है, यह समस्या है। तो यह देश के लिए बेहद घातक है। सोचिए। जय